प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। द्वादशी वाणिज्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रबंध की प्रक्रिया। प्रबंध की प्रक्रिया में भी संपूर्ण बातें वही आती है जो एक प्रबंधक अपने कार्य के रूप में करता है। अब बात आती है कि अपने प्रबंध के कार्य क्या हैं। अब इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के कार्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, एक प्रमुख कार्य और एक सहायक कार्य। प्रमुख कार्य के अंदर सबसे पहले आता है अपना नियोजन। जब से हमने प्रबंध की बात शुरू की है तभी से हमने यही बातें घूम घूम कर आ रही है। प्रबंध के सामान्य परिचय में भी हमने पढ़ा था, प्रबंध के आशय में भी हमें पढ़ा था कि प्रबंधक जो है वो एक नियोजन करता है, प्लानिंग करता है कि भविष्य में हमें क्या करना है। नियोजन सबसे ही मालूम होता है कि पूर्ण रूप से ये एक भविष्य के ऊपर आधारित होता है। नियोजन है, प्लानिंग है कि हमें भविष्य में क्या करना है। व्यक्ति का उद्देश्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी संस्था है उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का लाभ कमाना हो सकता है, किसी का केवल सेवा करना हो सकता है। तो व्यक्ति का जिस प्रकार का उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार वो अपना नियोजन करता है, प्लानिंग करता है। सामान्य बात में भी प्रत्येक व्यक्ति है वो कोई ना कोई अपना नियोजन अवश्य करता है। जैसे हमें किसी गंतव्य स्थान पर जाना है, हमें गंतव्य स्थान पर जाना है तो निश्चित उस स्थान तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि उस स्थान पर कितने समय पर हम पहुंचेंगे, कितने समय पर हम रवाना होंगे, कितनी दूरी होगी, उस स्थान पर पहुंचेंगे तो कौन कौन सी किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी, खर्चा कितना होगा, वापस पुनः उसे लौटने पर उसकी क्या स्थिति रहेगी। ये समस्त बातें हैं उस रूम में पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा और वापस आने पर वहाँ से हम वापसी में किस साधन से आ सकते हैं, वापस उस स्थान से कुछ स्थान से लौट सकते हैं। हम जिस स्थान समय पर पहुंचेंगे उस समय हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, ये सब बातें हैं वो प्लानिंग है, ये सब बातें नियोजन है। हम गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, कितना खर्चा आएगा, हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, हम पुनः लौटेंगे तो किस साधन से लौटेंगे, पुनः लौटने में हमारा कितना खर्चा आएगा, ये समस्त बातें हैं वो नियोजन के अंतर्गत आती है। अब अगर हम बात करें कि व्यावसायिक संगठन की, कि एक व्यावसायिक संगठन में एक प्रबंधक है वो किस प्रकार के नियोजन कर सकता है, क्योंकि एक बहुत से विकल्प होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उसके बहुत से विकल्प होते हैं। एक आता है मेथड। अपने संसाधनों में हमने बताया था आपको कि एक विधि होती है, जिस विधि को तो सभी अपनाते हैं और विधि में भी बहुत सी विधियां होती है। तो हमारे पास बहुत से विकल्प हैं, उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है कि श्रेष्ठ विकल्प कौन सा है जिसके कारण से हमारा उद्देश्य प्राप्त हो सके, जिस प्रकार से गंतव्य स्थान तक जाया जाता है। इसके लिए सही समय का चुनाव करना, सही समय पर पहुंचना इत्यादि। एक प्रबंधक जो है वो नियोजन करता है अपने कि कौन सा कार्य, विशेष तौर से तो जहाँ संस्था का आकार बड़ा होता है, हालांकि छोटी संस्थाओं में भी नियोजन किया जाता है, संस्था का आकार बड़ा होता है तो नियोजन कि कार्य, कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, किस समय किया जाएगा और जो कार्य किया जाएगा वो कौन से समय में उसको पूर्ण और किसके द्वारा पूर्ण किया जाएगा, यानी कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य किस समय में पूर्ण करेगा, यह पहले से ही निर्धारित किया जाता है, पहले से उसकी नियोजन किया जाता है। अब समस्या ये आती है कि अगर पहले से हमने निर्धारित कर लिया कि उस कार्य को इसी के द्वारा व्यक्ति को किया जाएगा,
लेकिन व्यवसाय के ऊपर तो प्रभाव वातावरण का पड़ता है। हमने प्लानिंग कर ली कि उसको जो प्लानिंग तय कर ली कि उसको तय कर लिया कि यह व्यक्ति इस वस्तु विशेष के पास रहेगा, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सका। लेकिन वातावरण के अनुसार अगर वातावरण में किसी प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत उसमें बदलाव करना होता है, वो भी नियोजन के द्वारा किया जा सकता है। बजट तैयार किए जाते हैं। एक व्यवसाय के अंदर बजट तैयार किए जाते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। बजट का मतलब ये है कि भविष्य में हमें क्या करना है, कितना खर्च करना है। जैसे बिक्री है, इस साल बिक्री 5 करोड़ रुपए की रही तो अगले साल हमारी बिक्री 7 करोड़ रुपए की रखनी है। उस 7 करोड़ रुपए की बिक्री रखने के लिए हमें कौन कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, ये पहले से नियोजन करना पड़ता है। समय विशेष, कि समय विशेष पर हमारा कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा और किस समय पर कार्य होगा, क्योंकि अपने विशेष तौर से तो मांग और पूर्ति का व्यवसाय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वस्तुएं मांग बढ़ती है तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं, और मांग घटती है तो वस्तुओं के भाव वो घट जाते हैं। नियम, विशेष प्रकार से जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो संगठन विशेष के द्वारा, उन नियमों का पालन किया जाता है। अब हम एक राइटर की बात करें तो नाइल्स ने लिखा है कि नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य लेकर अवश्य चलता है। सामान्य जीवन में भी अगर व्यक्ति किसी कार्य से घर से निकलता है या घर पे बैठता है, किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उसका उद्देश्य अवश्य होता है, व्यक्ति विशेष का उद्देश्य अवश्य होता है। तो नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव, विकल्प की बात आ गई, सर्वोत्तम कार्यपथ, बहुत से विकल्प हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके सामने बहुत से विकल्प हैं। उन बहुत से विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करता है कि श्रेष्ठ विकल्प कौन सा होगा, श्रेष्ठ कार्यपथ कौन सा होगा, सर्वोत्तम कौन सा होगा। एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। विकास, जो डेवलपमेंट, उसको और अधिक बढ़ाना, जो भी हमें का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, उसको डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाता है, विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, अतिरिक्त कोई चीज है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये नाइल्स ने कहा है। ये नियोजन किया जाता है कि भविष्य में हमें उद्देश्य तो प्राप्त करना है, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारा विकास कैसे हो, हमारा डेवलपमेंट कैसे हो। तो नियोजन क्या है? नियोजन पूर्ण रूप से भविष्य पर आधारित है। भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, यही क्या है, नियोजन है अपने व्यवसायिक संगठन में, व्यवसाय संस्था में। अब एक बात आती है अपने कि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि नियोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। हमें विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए कि नियोजन के प्रमुख घटक, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि नियोजन के प्रमुख घटक बताइए। तो उद्देश्य सबसे पहला नियोजन के घटक में आता है कि उसका हमारा उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या लेकर चल रहे हैं, हमारा जो भी हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य का उद्देश्य क्या है। जैसे व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लोगों की सेवा करते हैं, उस लाभ कमाने के उद्देश्य के पीछे हम कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, नीतियों का निर्धारण करना। नीतियाँ तो सभी अपना रहे, हमारी नीति किस प्रकार की रहेगी, लोगों की सेवा करना, श्रेष्ठ वस्तुएं उत्पादित करना, कार्य विधियाँ, जो नीतियाँ बनाएगी, जो हमें प्रोडक्शन किया है, उन कौन कौन सी कार्य विधियों से चला जाएगा, प्राविधियाँ, उपरीतियाँ, रीतियाँ भी नीतियों के अंतर्गत आता है। नियम जो हमारी संस्था के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अंतर्गत चलना। कार्यक्रम, हमारी संस्था, जब संस्था का आकार बड़ा होता है तो संस्था में समय समय पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, समय समय पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ के प्रबंधक, यहाँ की प्रबंधक के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। हम निम्न स्तर नहीं कहेंगे, हम प्रथम पंक्ति कहेंगे। निम्न स्तर थोड़ा हल्का लगता है, प्रथम पंक्ति स्तर। तो इन तीनों स्तर पे जो
प्रबंधक हैं उन प्रबंधकों का कार्यक्रम होता है, कर्मचारियों का कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत रूपरेखाएं तैयार की जाती है। व्यूह रचना, व्यूह रचना भी नियोजन ही है, हालांकि इसको नियोजन से भिन्न माना गया है। व्यूह रचना को नियोजन से भिन्न माना गया है। एक तरह से नियोजन ही है जो भविष्य पर आधारित होता है कि हमें कौन सा कार्य करना है। व्यूह रचना नियोजन से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका उच्च स्तर होता है कि व्यूह रचना के अंतर्गत जो कार्य जहाँ से शुरू किया गया है वो कार्य उसी स्थान पर आकर समाप्त होता है। यह भी उद्देश्य विशेष के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। परमाप या मापदंड, स्टैंडर्डाइजेशन, हम जो उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हैं, जो उद्देश्य की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसका एक स्तर होना चाहिए। जो वस्तु उत्पादित कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, परमाप होना चाहिए और उसका एक मापदंड होना चाहिए। समय विशेष पर वस्तु तैयार होनी चाहिए और बजट जो कि पूर्ण रूप से भविष्य पर आधारित है कि हमें भविष्य में पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि इस वर्ष हमारा कितना खर्चा होगा और उस खर्चे के पीछे आय कितनी होगी, बिक्री कितनी होगी, बिक्री बढ़ाई जाएगी तो उसके पीछे क्या क्या कार्य किए जाएंगे, इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि नियोजन के घटक कौन कौन से हैं तो उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्राविधियाँ, रीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, व्यूह रचना, परमाप या मापदंड, समय और बजट आदि का निर्धारण किया जाता है। तो मुख्य रूप से नियोजन क्या है? नियोजन पूर्ण रूप से भविष्य पर आधारित है कि भविष्य में हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, नियोजन कहलाता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें प्लानिंग बनानी अति आवश्यक है, इसलिए इसको प्रमुख कार्य भी माना जाता है। अब नंबर 2 बात आती है अपना संगठन। नियोजन के बाद में बात आती है अपना संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब ही यही है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो संगठन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब वहाँ पर अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ पर संगठन की आवश्यकता होगी और संगठन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संगठन बन जाते हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक संगठन। संगठन जब संस्था का आकार बड़ा होता है वहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं। औपचारिक संगठन तो वो होता है, औपचारिक संगठन तो वो होता है जो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। कोई भी संस्था है अपने कार्यरत कर्मचारियों की, अपने अधीनस्थ प्रबंधकों की, प्रबंधक के द्वारा अपने अधीनस्थ प्रबंधकों को कोई आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, निश्चित नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के अंतर्गत कार्य करना ही पड़ता है। ये औपचारिक संगठन कहलाता है। ये उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के कर्मचारियों तक की योजनाएं बनाई जाती है, उन योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया जाता है, औपचारिक संगठन कहलाता है। अनौपचारिक संगठन, कुछ संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों का संगठन इस प्रकार का होता है जो स्वतः ही बन जाता है। कुछ भाषा के आधार पर, अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर व्यक्तियों का एक समूह बन गया, वो अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक संगठन में कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, किसी भी प्रबंधक के द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें आत्मीयता अधिक होती है। अनौपचारिक संगठन में आत्मीयता अधिक होती है। इनका कोई एक निश्चित लीडर नहीं होता है, लेकिन ये लीडर स्वतः ही बना लेते हैं। 10 व्यक्ति इकट्ठे हुए, 50 व्यक्ति इकट्ठे हुए, अपने आपस में विचार मिले, आपस में बातचीत शुरू की, उनमें से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है या उनमें से किसी एक व्यक्ति को वो स्वतः ही चुन लेते हैं। इनमें आत्मीयता अधिक होती है, ये संगठन कहलाता है। तो एक संगठन में कार्य करने के लिए जो समूह हैं, जो व्यक्तियों का समूह है, उनके लिए कार्य का विभाजन किया जाता है, कार्यों को बांटा जाता है, क्योंकि एक उच्च स्तर का व्यक्ति जब संगठन का आकार बड़ा होता है तो समस्त कार्य वो अकेला नहीं देख सकता है। जहाँ से एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य देख सकता है, समस्त कार्य नहीं दे सकता है। इसके लिए वो क्या करता है कि अपने अधीनस्थों को कार्यों में को बांट देता है, अपने अधीनस्थों को कार्य का विभाजन कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट दिया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन के गुण आए, विशिष्टीकरण के गुण आए। वर्गीकरण, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देना। अधिकार एवं दायित्व, अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करना,
यहाँ प्रत्यायोजन शब्द का विशेष तौर से ध्यान रखना, अधिकार का प्रत्यायोजन करना। अधिकार का प्रत्यायोजन का मतलब है कि एक प्रबंधक अपने समस्त कार्य एक समय में नहीं देख सकता है, इसलिए अपने कुछ अधिकार है वो अपने अधीनस्थ को दे देता है, अपने अधिकार अधीनस्थ को दे देता है। जैसे उसे अधिकार दिए जाते हैं तो उसका दायित्व वो स्वतः ही शुरू हो जाता है कि जिस व्यक्ति को अधिकार दिए हैं वो अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करेगा अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन के द्वारा, और अपने दायित्व को व्यक्ति के द्वारा अपने अधीनस्थ को पूर्ण करना ही पड़ता है। संप्रेषण, एक संगठन में जब अधिकार और प्रत्यायोजन हो जाता है, अधिकार और उत्तरदायित्व हो जाता है, तो जो भी बात कही जाती है वो पहले से ही तय होती है कि हमें उच्च अधिकारी के द्वारा जो बात कही जा रही है, जो कार्यभार सौंपा जा गया है उसको पूर्ण करना है। अच्छा श्रोता होना भी एक आवश्यक होता है। संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों, सम्मतियों और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान करना। बोलना, चाहे लिखना, लिखित हो, चाहे मौखिक हो या अन्य अपने किसी साधनों के द्वारा हो। एक हमें भूख लगी है, पूरे विश्व में संप्रेषण की भाषा जानी जाती है। हम भूख लगती है तो हाथ का इशारा करते हैं, पूरे विश्व में इसमें जाना जाता है। ये मौन संप्रेषण है और इस संप्रेषण को पूरे विश्व में जाना जाता है कि उस व्यक्ति को भूख लगी है। क्रिकेट का मैच देखते हो, एक अंगुली उठाई जाती है तो उसमें क्या निर्णय ले जाता है, पूरे विश्व में वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में दो प्रकार के संगठन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन कुछ समय के लिए करना होता है, जहाँ संस्था का आकार बड़ा होता है। आज विश्व स्तरीय जब संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं वो अधिक होते हैं, और अधिक कर्मचारी होने के कारण एक प्रबंधक है वो समस्त कार्य है वो एक समय में नहीं देख पाता है। इस प्रकार से पहला आया था अपना नियोजन, दूसरा प्रमुख कार्य में संगठन। अब नंबर बात आती है अपनी तीसरा, निर्देशन। अपने अधीनस्थ को, उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ को मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, निर्देश देना, निर्देशन कहलाता है। उच्च अधिकारी कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी संस्था में हो सकता है, सामान्य जीवन में भी हो सकता है। उच्च व्यक्ति के द्वारा अपने अधीनस्थ को मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, निर्देश देना, कार्य के बारे में बताना निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के अंतर्गत जिस तरह से अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो निर्देशक होता है, जो प्रबंधक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो अपने अधीनस्थ को आदेश देता है। अपने अधीनस्थ में फिल्म में पार्ट करने वाले जो भी कलाकार होते हैं उनको आदेश देता है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, किस समय किस बात को प्रस्तुत करना है, ये निर्देश देता है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसमें सुधार किया जाता है। एक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास है देवदास। उस देवदास फिल्म को फिल्माया गया, 14 फिल्में फिल्माई गई, 14 निर्देशकों के द्वारा फिल्माया गया, और उस पर 16 फिल्में बनी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के अंतर्गत। अपना भारतवर्ष है वो बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो 16 फिल्में उसके ऊपर फिल्माई गई, और प्रत्येक फिल्म के अंतर्गत जो निर्देशक थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रस्तुतिकरण दिया। उस क्षेत्र के अनुसार कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार के लोग उसके अंदर रहने वाले हैं, तो अलग अलग निर्देशक के द्वारा अब फिल्म वही है, स्टोरी वही है, कार्य वही है, लेकिन उसका डेवलपमेंट है, उसको मॉडिफाई है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया गया। तो एक सामान्य जीवन में फिल्म के अंदर निर्देशक अपना निर्देश देता है। इसी प्रकार से एक क्रिकेट के खेल के अंदर जो मुखिया होता है वो अपने खिलाड़ियों को किस स्थान पर खड़ा करना है, ये भी निर्देश के अंतर्गत आता है। तो प्रबंधक जो है वो पहले से ही तय करता है कि अपने किस किस क्षेत्र में कौन सी वस्तु किस स्थान पर है, और कौन व्यक्ति अपने विशिष्टीकरण के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर उस वस्तु के स्थान पर हो सकता है। निर्देशन के मुख्य घटक होते हैं अपने अभिप्रेरण।
निर्देशक के घटक के अंतर्गत अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वो पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है। व्यक्ति स्वभाव से आलसी होता है, व्यक्ति स्वभाव से आलसी होता है, वो कार्य करने के लिए किसी न किसी चीज से अभिप्रेरित होता है, और अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है और प्रेरित होता है, तभी हो सकता है। एक संस्था के अंदर अभिप्रेरण के दो साधन हो सकते हैं, एक तो वेतनिक और एक अवेतनिक। वेतनिक के अंतर्गत उसका वेतन भत्ते इत्यादि बढ़ा दिया जाए। भी आप इतना 1000 इकाइयों का उत्पादन करना है, अगर आप 1200 इकाइयों का उत्पादन करोगे तो आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, या आपको विशेष प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे। तो ये उस वेतन और भत्ते से, वेतनिक से व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। नेतृत्व, कार्य करने वाला नेता, प्रबंधक। नेता एक इस प्रकार का होना चाहिए, वो अपने अनुयायी बनाने होने चाहिए उसके, कि नेता जो बात कहता है उसके अनुयायी होते हैं। उसी प्रकार से एक संस्था के अंदर नेतृत्व के अंतर्गत एक प्रबंधक जो बात कहता है उसको मानने वाले होने चाहिए। संप्रेषण, संप्रेषण के अंदर इस प्रकार का अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, परिवर्तन के अंतर्गत किसी प्रकार का संप्रेषण किया जाता है, तो उस संप्रेषण को मानने वाले होने चाहिए, विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षण, कर्मचारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। उच्च प्रबंधक के द्वारा भी किया जा सकता है, उसके अधीनस्थ के द्वारा भी किया जा सकता है। कर्मचारी जो कार्य करने वाले हैं उनके ऊपर सुपरविजन कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। सुपरविजन के अंतर्गत अलग अलग राइटरों ने अलग अलग अपने हिसाब से कहा है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्वान माने हैं कि किसी ने तो ऐसा मानना है कि 20 व्यक्तियों पर एक सुपरवाइजर होना चाहिए, एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। जो 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है तो वो पूछने के लिए किसको जाएंगे? उन 20 व्यक्तियों में से किसी को नहीं आता है तो वो पर्यवेक्षक से पूछते हैं किस प्रकार की त्रुटि हो रही है, अब मुझे किस कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन एक विद्वान ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि पर्यवेक्षक है वो एक व्यक्ति के ऊपर 8 होने चाहिए, एक व्यक्ति के ऊपर 8 पर्यवेक्षक होने चाहिए, क्योंकि संस्था का जब आकार बड़ा होता है तो 8 पर्यवेक्षकों के निर्देशन में वो कार्य करने चाहिए, ताकि कार्य वो और ज़्यादा विशिष्टीकरण के गुण आए। ये अलग अलग क्षेत्र की बात है कि पर्यवेक्षण या निरीक्षण किस प्रकार से किया जाए। निरीक्षण का मतलब यह है कि अधीनस्थ कर्मचारी है, सुपरविजन के अंतर्गत उनमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो उसमें सुधार किया जाता है, क्योंकि उच्च स्तर के प्रबंधक के पास तो केवल वही बात पहुंचनी चाहिए जो विशेष हो। अगर छोटी छोटी बातें पहुंचेगी तो उसका कार्यभार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कार्यभार बढ़ जाएगा तो वो अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, न तो नियोजन कर पाएगा, न अपने संगठन पर ध्यान दे पाएगा और न ही निर्देशन दे पाएगा, क्योंकि वो उच्च स्तर पर योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार से अपने प्रमुख कार्य के अंतर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, और नियंत्रण के अंतर्गत कि कौन सा कार्य हमने, जो नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि उसको किसी को प्रताड़ित करना, नियंत्रण का मतलब है कि हमने जो नियोजन किया है, जो उद्देश्य का निर्धारण किया है, जो उद्देश्य है वो किस स्थान तक पहुंचे हैं, जिस स्थान तक पहुंचे हैं उस स्थान तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, वो उद्देश्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, कौन कौन से विचलन आ रहे हैं, कौन सी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का समाधान करना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण के अंतर्गत उनका समस्याओं का समाधान किया जाता है और उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। समन्वय, समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल स्थापित करना। तालमेल किसके बीच में? कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में। प्रबंध के तीनों स्तर हैं, तीनों स्तर के प्रबंधकों के बीच में। क्यों? कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप को आतुर दिखाने का प्रयास करता है, और प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी लालसा होती है कि केवल मेरा ही नाम हो। ऐसी स्थिति में आपस में समन्वय स्थापित किया जाता है। एक संस्था के अंदर जो व्यवसायिक संस्था होती है उसके अंदर बहुत से विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, सेवी वर्गीय विभाग।
तो इन सभी विभागों के जो प्रबंधक होते हैं उन प्रबंधकों में आपस में तालमेल होना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी संस्था में संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए उच्च उत्पादन हमें प्राप्त करना होता है, उच्च परिणाम हमें प्राप्त करने होते हैं। ये समस्त कार्य है वो एक प्रबंधक देखता है। इस प्रकार से एक प्रबंधक के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय प्रमुख कार्य है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध के प्रमुख कार्य, उपमुख्य, सहायक कार्य देखेंगे। धन्यवाद।